लक्ष्य वालों का तो बहुत बच्चे हैं, तो लक्ष्य बैच वाले तो हाँ बहुत सर, है। वहाँ से भी जो लक्ष्य बैच में सर इन्वॉल्व है लड़के, जो हमारे साथ में सर ये थे, परचेज किए थे, 7-8 लड़के थे सर उधर, हम्म। 7-8 लड़के हैं सर। हाँ, मेरे पास मैसेज आ रहे थे इनके, फिर मैंने नंबर कल ऑफ करके रख दिया, क्यों एक बार पहले सिलेक्शन वाला मैटर हुआ था, मेरा हाथ जल गया था। ये फ़ोन आ रहे थे और मैं चाय बना रहा था, वो मैं कहा अभी इसे रख ही देता हूँ, आराम से खाना वाना खा के फिर सो गया था मैं। ये तो आजकल यही वाली क्लास में मैराथन में लाइव रहता है बाल मुकुंद में, तभी तो बोल रहा हूँ कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बढ़िया बात है, देखना चाहिए अगर नहीं समझ सर, है ना। आपको पढ़ाना है सर, वही तो ट्यूशन है, कुछ अलग थोड़ी है सर। तो सर जैसे थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है सर, जैसे आप कल हम सर कोरोना वाला बता रहे थे, जैसे कोरोना अगर हो गया तो उसका कारण कैरियर का स्थिति बढ़ जाएगा और राइटिंग, तो आप सर बोले स्किल वाला वो क्वेश्चन था, लेकिन सर हमारे माइंड में सर हम वो क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप सर बोले कि तुम अच्छा इससे बढ़ता है, तो हमारे दिमाग में आया ये गलत हो गया, स्किल वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन हम उसका बता रहे हैं कोरोना वाला। मैं देख लेता हूँ तो मैं भी कि क्या हरकत कर रहा है यूट्यूब पे, क्या क्या आंसर दे रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन इस वाली क्लास में 50-60% बच्चे नए हैं, जो मुझे नए देखने को मिल रहे हैं ना, वो स्पेशली महाराष्ट्र के ही है। चले फिर शुरू करें इसे। तो उससे सर कोई दिक्कत नहीं है ना सर, जैसे अगर लाइव में दिक्कत क्या है, पढ़ने में क्या दिक्कत है यार, पढ़ तो इलेक्ट्रिकल ही रहे हो ना। जैसे आप सर बोल रहे हैं एज वाला है तो मैं तो सर जैसे मजाक में आप बोल अगर रहा हूँ, ट्यूशन तो हो गया अच्छी वहाँ, चीज़ है भाई, इसमें क्या दिक्कत है भाई, पढ़ तो इलेक्ट्रिकल का ही रहे हो, उसमें क्या है। अब तुम आंसर भी उसी का करोगे जो तुमने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा तो तुम क्या आंसर करोगे, छोड़ो, है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, कम पढ़ने में दिक्कत है, ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं है। चलिए जी, यहाँ थे हम, ग्रोस एरर, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इसमें ग्रॉस एरर, इनमें 2-2 3-3 लाइनें लिखना है। बढ़िया है, जब तक नौकरी ना लगे तो सोचो ही मत यार, पढ़ते रहो, लेकिन बस अपना बेसिक जो चीज़ है उसको छोड़ो मत। मान लिया जो ITI का पढ़ रहे हैं ना, उसको मत छोड़ो, उसको पढ़ते रहो। देखो ग्रॉस एरर में ये याद एज इट इज थ्योरी नहीं रटनी, समझनी है। जैसे ग्रॉस एरर की हम बात करते हैं, ग्रॉस एरर वो त्रुटि होती है जो इंसान के पढ़ने में, लिखने में या गणना करने में आ सकती है। तो ग्रॉस एरर का मतलब क्या हुआ भाई, इंसान के द्वारा आने वाली त्रुटि, किसमें, पढ़ने में, लिखने में या गणना करने में, ये जो त्रुटि होती है ये सब आती है ग्रॉस एरर में। तो इन्हें, जैसे किताबों में तो 20-20 पेज की परिभाषाएं इनकी दे रखी है, आपको इसके जो मतलब है वो समझ के अपने दिमाग में सेट रखना है। तो हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार की त्रुटि इंसान के द्वारा पढ़ने में, लिखने में या गणना करने में आती है। समझने में हैं? समझने में और बड़ा हो गया।
और समझना मतलब पढ़ना ही। तो मान लिया मैं 21.2 को 22.1 समझ बैठूं, कुल मिला के इंसान के द्वारा आने वाली त्रुटि है। देखो इसमें एक उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे 27.3 को गलती से 23.7, जल्दबाजी में पढ़ लिया हमने, गलत हो गया, 23.7 पढ़ लिया जाए। फिर इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि को सावधानी पूर्वक कार्य करने से कम किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। राजेश जी टेक्निकल होल पर में हो गया, बहुत बधाई हो भाई। क्लास हमने समय से स्टार्ट हो गए। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। इतने ने प्रैक्टिस सेट दिए थे जो सिर्फ उनको भी करके जाता, वो भी निकालता, लेकिन करते नहीं है ना बच्चे। ये सोचते तो मास्टर जी तो ऐसे ही दे दिए प्रैक्टिस सेट, अपना छोड़ो, अपना क्या करना। चलिए जी नेक्स्ट लिखेंगे सिस्टमैटिक एरर। तो 3 हिस्सों में तोड़ी है हमने। मेरा जो लक्ष्य बैच से पुराने वाला एक बैच था, तो इसकी वीडियो को मैं ये नई तरीके से थोड़ा सा एडिट करवा के इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, जो रमन सर क्लासेज है। तो बच्चों का ये किसी का ही कमेंट आता होगा कि सर सब सही है, नहीं तो बच्चों का क्या है कि सर डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो क्यों नहीं दे रहे। मैं बोला दुनिया ने यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे पता नहीं देखो कितने लोग रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने खुद इतने कष्ट झेल के चौक पे पढ़ के तख्तियों पे लिख के भी देखो वैज्ञानिक बन गए। इन्हें डिजिटल बोर्ड चाहिए। कई सारों ने कमेंट कर रखे, तो उन्हें कंटेंट से मतलब ही नहीं, इन्हें तो डिजिटल बोर्ड से चाहिए। एक बच्चे ने कहा सर एक हेडफोन में कम आवाज़ आ रही है। बहुत बढ़िया भाई। देखो जो सिस्टमैटिक एरर है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप इंस्ट्रूमेंट एरर। तो एक बार ही तो हो सकता है, आप समझे नहीं। इसमें ये थोड़ा है कि सब में ये एरर आती हो। पूर्णतः का मतलब है कि इस एरर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। एक बार लिखा हमने, जरूरी थोड़ा ये हर बार गलती करे। हाँ हाँ, ग्रॉस एरर यही इंसान के द्वारा जो एरर है, ह्यूमन एरर भी यही है भाई।
मैंने आज पूरा दिन अच्छा काम किया, किसी दिन मैंने कहा कि मैं क्लास नहीं लूँगा, तो हो गई ना गड़बड़। तो ये डेली सब रीडिंग में थोड़ा ही है, चांस है कि भाई ये अगर हो जाए तो इसलिए कहा गया है कि भाई इंसान के द्वारा गलती की संभावना हमेशा है, ये कहा इसमें ये नहीं कि जो भी नापा हर में नहीं, सब में नहीं एरर आएगी, कभी कभी आ भी सकती है। कई बार देखो हम जब पेपर में बैठते हैं तो हमें पता है इसका उत्तर बी है, लेकिन दबाव में इसका टिक सी हो जाता है। कई बार एक सवाल एक पेपर में ऐसा होता ही है बेचारा। और तो ये वैज्ञानिक ने भी कहा है कि अगर इस तरह का 100 में से एक सवाल अगर हो रहा है, तुम्हें आता सही है लेकिन टिक गलत हो गया, तो दुखी ना हो, परेशान ना हो, ह्यूमन एरर है, इसे चाहे आप कुछ भी कर लो, इसकी संभावना हमेशा है। तो पहले से तैयार हो के जाओ कि भाई 100 में से 99 को ही सही करने का चांस है, एक का तो गलती होने का चांस आते हुए भी हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट एरर है वो किसी भी यंत्र के गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण, उचित रेटिंग के लिए या प्रॉपर रेटिंग के लिए ना इस्तेमाल करना, इसे जोड़ने का सही तरीका ना अपनाना, यानी किसी भी यंत्र के कारण जो त्रुटि आती है वो इंस्ट्रूमेंट एरर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, आप कहें कि वॉट मीटर से पावर नापते हैं और आप जिद करने लगो कि नहीं हम तो वोल्टेज नापेंगे, तो वो इम्प्रॉपर यूज हो जाता है, मिस यूज हो जाता है। यार जिसके लिए जो बना है वही काम करिए। एमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, आप जिद करो ना मैं तो पैरेलल में जोड़ के धारा निकालूंगा, गलत कनेक्शन कर रहे हो। बेचारा कोई एमीटर की जो रेंज है, फुल स्केल जो रेंज है वो 100 एम्पियर है, तुम कहो मैं तो 1000 एम्पियर नापूंगा। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट यंत्र के कारण जो त्रुटियां आती हैं वो सब आती हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, याद रहेंगी। तो सिस्टमैटिक एरर ये बहुत बार पूछता है कि सिस्टमैटिक एरर कौन कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में इसमें ये कहेंगे कि यंत्र के गलत तरीके से उपयोग करने के गलत तरीके से उपयोग करने के कारण यंत्र के गलत कनेक्शन के कारण यंत्र के गलत रेटिंग पर उपयोग करने के कारण जो त्रुटि आती है वह इंस्ट्रूमेंट एरर या त्रुटि कहलाती है। लिखो जरा, ये साथ के साथ में याद हो जाना चाहिए। हैं? हाँ, इसमें आ गया ना गलत तरीके से उपयोग करने के कारण। भाई इंस्ट्रूमेंट के बारे में सही जानकारी है ही नहीं आपको,
ये सब देखो ना इंस्ट्रूमेंट के गलत कनेक्शन के कारण, खराब कब, इंस्ट्रूमेंट के उचित रेटिंग के ना इस्तेमाल करने के कारण, ये जितने भी एरर है वो सब इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में है। एक होता है पहले से खराब, ये सब इसमें है। एक होता है चलते चलते अचानक खराब हो जाना, ये रैंडम एरर में आता है, अचानक से एरर आ जाए। पहले से खराब वाले को तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं ना। देखो इसमें वो त्रुटि है, जैसे मिसयूज करना, गलत तरीके से उपयोग करना। जैसे एमीटर को करंट के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर को वोल्टेज के लिए किया जाता है, लेकिन आप इसे प्रतिरोध के लिए कहने लगे, मैं तो प्रतिरोध नापूंगा, तो ये गलत उपयोग हो गया, ये वाला। दूसरा, एमीटर को श्रेणी में नापना था, तुमने कहा नहीं मैं तो पैरेलल में नापूंगा, ये इसके कनेक्शन के कारण हो गया। तीसरा है, जैसे मैंने रेटिंग की बात की थी, ये हमारी इंस्ट्रूमेंटल है, आपने ये सब चीज़ें करके सही उपयोग भी कर रहे हो, कनेक्शन भी उचित लगाए हैं और रेटिंग भी सही है। आपने मान लिया वोल्ट मीटर की बात कर लें, सब चीज़ें सही थी, रीडिंग देने लगा, रीडिंग देते देते वोल्ट मीटर ब्लास्ट हो जाए, खराब हो जाए, फूक जाए, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो रैंडम एरर में आएगा। रैंडम एरर वो त्रुटि है जिनका कोई एक रूप निर्धारित नहीं है, जो सिस्टम में कार्य करते समय अचानक से उत्पन्न हो जाए। जैसे सिस्टम का वायर टूट जाना, स्प्रिंग निकल जाना, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, समस्या हो जाए, ये चीज़ें पहले से निर्धारित थी कि भाई ये चीज़ें अगर है सिस्टम में, और ये चीज़ों को यदि आप सटीक रखें तो इस एरर को आप हटा सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर को। रैंडम एरर के लिए हम कोई काम कभी खरीदते ही नहीं। रैंडम एरर के लिए बस हम इस्तेमाल करने से पहले इंस्ट्रूमेंट को एक बार देखते ज़रूर है, चेक ज़रूर करते हैं, नहीं तो रैंडम एरर की संभावना हमेशा है। मैंने कल उदाहरण भी दिया था, आपने पॉइंटर की बात कर रहे हो, सब सही नाप रहा है, लेकिन चलते चलते बेचारे की पिन निकल जाए, अब वो नाप ही नहीं रहा, ये बेचारा ऐसे हो गया पॉइंटर, तो वो सब रैंडम एरर है। रैंडम मतलब जो बिना किसी डिफाइन पैटर्न के अचानक से आ जाए। दूसरा है हमारा, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, इन्वायरमेंटल एरर। हाँ भाई नीरज, क्या क्या हो सकता है इसमें? अरे किसी भी मापन में पर्यावरण की इकाइयों के द्वारा जो भी त्रुटि आने की संभावना है वो हमारी इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगी। अब इसको एक ही नज़रिए से नहीं सोचना, सोच तो ये भी सकते हो ना, आप किसी पॉइंटर से नापने की बात कर रहे हो और तुरंत आप कहो कि बेचारे में यार हवा आंधी तूफान इतना आ गया कि ये पॉइंटर बेचारा अपने आप से डिफ्लेक्ट होने लगा, तो ये भी हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल त्रुटि है। वाइब्रेशन हो जाए जहाँ मीटर रखा है, जहाँ मीटर रखा है वहाँ वाइब्रेशन हो जाए, तो जितनी भी पर्यावरण के कारण त्रुटि आने की संभावना है। जैसे आप प्रतिरोध नाप रहे हो, तापमान से प्रभावित होता है, होता है भाई, तो अगर ज़्यादा तापमान में लेकर जाएंगे तो आप लोग ये सीखते हो कि मेटल है तो ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलेटर है तो कम हो जाएगा। प्रभाव किससे पड़ रहा है? तापमान। तापमान कौन सी इकाई है? पर्यावरण वाली। तो इसमें लिखेंगे किसी भी मापन पर पर्यावरण के कारण जो भी त्रुटि पर्यावरण प्रभाव के कारण जो भी त्रुटि आती है
वह इन्वायरमेंटल एरर कहलाती है। अब देखो सवाल पूछे जाने का तरीका सुन लो। सवाल कहा कि नॉर्मल में 1 वोल्टमीटर 5 वोल्ट देता है तथा भूकंप आ जाने पर, बस एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो लिखेगा फिजिकल क्वांटिटी, वाइब्रेशन होने पर, भूकंप होने पर वो 5.1 मान देता है। तो आने वाली त्रुटि किस कैटेगरी में है? पर्यावरण। तो टेम्परेचर, ये पर्यावरण में इकाइयाँ कौन सी है भाई? प्रेशर भी है यानी दबाव भी है, टेम्परेचर भी है, वाइब्रेशन भी देखने को, आर्द्र ह्यूमिडिटी देखने को मिल सकती है ना, एयर वेलोसिटी देखने को मिल सकती है, सब पर्यावरण में तो है। मॉइस्चर के कारण, रेजिस्टेंस मॉइस्चर से भी तो इफेक्टेड है, तो मॉइस्चर के कारण। नेक्स्ट है नंबर 3, वो ज़्यादा जरूरी है। देखिए ये होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। देखो ये ह्यूमन एरर नहीं है, आपको ये समझना है जैसे भाई ये पॉइंटर है और देखो ये इंसान के कारण इसलिए नहीं है भाई कि एक इंसान ने पढ़ने में गलती नहीं करी। अगर इंसान को जो दिखाया गया हो, कोई गलत मान दिखाया गया हो और इंसान ने उस गलत मान को पढ़ा हो, तो वो इंसान की गलती नहीं है, मान दिखने की गलती है। इसे कहा यह है कि भाई इसकी जो पॉइंटर होता है, जनरली आप ये देखते होंगे ना, नीचे तो स्केल है मीटर भी और ऊपर इसके ये पॉइंटर चलता है, ये ऐसे चलता है ना। तो अगर इसकी परछाई है, मेरे हाथ पे परछाई दिख रही है काली काली से, देखो इसकी, तो मैं इधर से देख रहा तो मुझे इधर दिख रही, मैं इधर से देखूंगा तो मुझे इधर, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसके जस्ट नीचे दिखाई देती है मुझे। मैंने एक काम किया इसमें कि देखो जी, यदि हम लोग ये इंसान की आंख है खतरनाक सी, जो मूवी में नहीं आती भूतनी की, मंजुलिका की अभी भूल भुलैया में, उसी की आंख है बेचारी की। तो कोई इस वैल्यू को यहां से अगर रीड करे और इसे ये इसकी परछाई से यहां दिखे, ठीक है जी, तो इस एरर को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर और इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की जो त्रुटि आएगी। अब ये जरूरी नहीं कि इधर भी हो सकता है, ये देखो इधर से देखे तो इस प्रकार की त्रुटि को पैरेलैक्स एरर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आती है ऑब्जर्वेशनल एरर। अब अगर हम सही कहें जैसे ये हमने पॉइंटर बनाया ये, और हम यहीं से रीड करें तो रीडिंग भी हमें अपना परफेक्टली यही दिखेगी। तो इसमें कहेंगे नो
पैरेलक्स एरर, इसमें नहीं है। तो इकाई को ये इंसान ने पढ़ने में नहीं की, इंसान को तो बेचारे को यही दिखाई दी इधर से, तो इसने वही पढ़ ली। तो हमने कहा जी ऑब्जर्वेशनल एरर की कैटेगरी में हम किस प्रकार की एरर को कंसिडर करते हैं, पैरेलक्स एरर को। कब इंसान के गलत स्थिति में, या यह हम लोग गलत स्थिति से अगर हम लोग रीड जैसे कर रहे हैं मीटर की गलत पोजीशन से, तो भैया हमें मीटर की परछाई या पॉइंटर की परछाई के कारण गलत त्रुटि देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें कि पॉइंटर के परछाई के कारण इस प्रकार की त्रुटि आने की संभावना रहती है। अब यही लिख लो यार, ये रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में फिर कौन सी एरर आ गई भाई, जो निर्धारित नहीं है, जो किसी भी यंत्र के काम करते समय अचानक से आ जाए, जो त्रुटि किसी भी यंत्र के कार्य करते समय अचानक से उत्पन्न हो जाए, वो रैंडम एरर कहलाती है। लिख लो जी। अच्छा, स्क्रीनशॉट अलाउ कर दें। और कुछ यार, और कुछ डिमांड हो तो भाई वो भी बताएं। TG2 की जल्दी आ जाएगी। मूवी भी देखते हैं क्या सर आप? हाँ, मूवी देखता हूँ मैं, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ। ये चार्जर किसका है, तुम्हारा है क्या किसी का? बस लिखे ना बच्चे ना, वो कह तो रहा है स्क्रीनशॉट दे दो सर। कैसे नौकरी चाह रहे हैं, ना लिखना चाहते ना पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नौकरी चाहिए भाई। मैं तो कह रहा कि ये भी कह सकते कि फॉर्म ना भरवाओ जी, पेपर ना लो जी यार। लिख लिया जी। तो इसे पहले से रहेगा तो फिर इस्तेमाल ही क्यों करेंगे, वो थोड़ा ही है भाई। अगर मुझे पता है ये इंस्ट्रूमेंट खराब है तो मैं इसे चलाऊंगा ही क्यों, सही नहीं करूंगा। रैंडम एरर है। तुम जैसे ये पंखा चल रहा है, हमने आंखें ऑन कर दिया बेचारे को, अब ये सही काम कर रहा है, अचानक से इसकी पंखड़ी टूट जाए, वो रैंडम एरर है। फॉल्ट कर जाए, ओवर वोल्टेज, वो सब रैंडम एरर है भाई। जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तब कहाँ से त्रुटि आ जाएगी बताओ? वो तो रखा है बेचारा। अगर है
अचानक से अगर डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। रैंडम एरर है। रैंडम एरर का इसलिए तो कोई निर्धारित रूप देके लिखाए नहीं आपको, अचानक से कुछ भी हो जाए, तार टूट जाए, पिन निकल जाए बेचारे के, जिस पे टंग रहा वो नट ढीला हो जाए, टूट जाए, तो कुछ भी हो सकता है रैंडम में। लिखा सबने ये? तो देखो हमने त्रुटि ये भी हमने पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट, कोई भी यंत्र सबसे अच्छा जो नापता है वो फुल स्केल पर नापता है, या हम उदाहरण देंगे तो हम कहेंगे हायर स्केल पर। कोई भी यंत्र ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है हायर स्केल पर। ये हमने कुछ डायरेक्ट मेजरमेंट जिसमें हमें किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट जिसमें किसी यंत्र की ज़रूरत है बेटा, ये हमने यहाँ पर त्रुटि कैसे प्रतिशत में निकालेंगे ये सब हम लोगों ने जाना है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे एरर इन कॉम्बिनेशन, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, है जी, इसमें हमें त्रुटि निकालनी है भाई। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये भी। क्या हुआ भाई, ये क्या बनाया तूने? मुन्ना जी का भी हो गया, बहुत बढ़िया। हम मेंस के बारे में भी बताएंगे भाई। चलो सबसे पहले लिखेंगे देखो 3 हमारे पास इकाइयां हैं भाई। x1 है जिसका ट्रू वैल्यू a है, और इसमें वेरिएशन है प्लस माइनस एप्सिलॉन r1, मतलब कितने प्रतिशत त्रुटि है। ठीक है जी, ये प्रतिशत त्रुटि है हमारे पास में एप्सिलॉन r1। इसी प्रकार हमारे पास एक इकाई x2 है, इसमें ये b, इसमें हमें प्रतिशत तो त्रुटि है वो एप्सिलॉन r2 है। भाई लिखते हैं ना किसी भी नंबर को भाई, पहले इसका ट्रू वैल्यू और फिर एरर। इसी प्रकार से एक x3 भी है जो है c प्लस माइनस परसेंटेज। ये हमारे पास में 3 बेसिक इकाइयां हैं भाई, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ज़्यादातर आपके पास चांस बनेगा 2 में आने का। और इसमें ऐसा भी सवाल बनता है कि आप 10 से 15 सेकंड में आंसर भी कर सकते हो, ऐसे भी सवाल की संभावना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है जोड़ने व घटाने में त्रुटि ज्ञात करना। मान लिया हम नंबर को जोड़ दे, हम ये कहें कि x बराबर में x1, भैया तो जुड़ा हुआ या फिर घटा हुआ, मैंने जोड़ने का प्लस और घटाने का माइनस लगा दिया। ठीक है भाई बच्चों, यानी कि कोई भी जोड़ने का केस हो या फिर घटाने का केस हो। ठीक है, तो बच्चे गलती ये कर, देखो ट्रू वैल्यू तो निकालने में तकलीफ ही नहीं, अगर जोड़ना होगा तो ए बी सी को जोड़ देते हैं, घटाना होता जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से हल कर लेते हैं। जोड़ना है तो जोड़ते, घटाना है तो घटाते। कुछ बच्चे एरर को जोड़कर उत्तर दे देते हैं, जो कि गलत तरीका है। जोड़ने में घटाने के केस में देखिए त्रुटि को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
मान लिया हमने ये कहा कि टोटल जो त्रुटि है वो एप्सिलॉन आर है, तो प्लस माइनस पहले लगा दो, क्यों त्रुटि प्लस माइनस में होती है। क्या लिखना है पहले, ट्रू वैल्यू ए का और ए बटे ए प्लस बी प्लस सी और एप्सिलॉन आर वन। पहले क्या लिखा, ए बटे में तीनों का योग इनटू ए में जो त्रुटि है वो प्लस बी बटे में ए प्लस बी प्लस सी एप्सिलॉन आर टू प्लस सी बटे ए प्लस बी प्लस सी एप्सिलॉन आर थ्री। ये तरीका है त्रुटि को ज्ञात करने का। देखो एक मिनट रुको, एक न्यूमेरिकल लगाओ तब और अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये कहा कि दो प्रतिरोध 10 ओम प्लस माइनस 5% तथा 10 ओम प्लस माइनस 2%। अच्छा 10 है तो 20 ले लो, ये प्लस माइनस 2% को श्रेणी में जोड़ा गया है, श्रेणी में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध का मान त्रुटि सहित लिखिए, त्रुटि सहित लिखिए। मान लो ये करना था, श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध है भाई, तो श्रेणी क्रम में ये बताओ, मान लिया मैंने ये कहा कि R1 का मान जी 10 प्लस माइनस 5% है और R2 का मान है जी 20 प्लस माइनस 2% है जी भाई। तो R इक्विवेलेंट का जो मान है बेटा, ये हमें पता है कि श्रेणी में R1 प्लस R2 होता है जी, है जी। अब श्रेणी में होता है R1 प्लस R2, तो आपने कहा जी देखो ट्रू वैल्यू तो 10 प्लस 20 तो 30 है, प्लस माइनस। अब बात आएगी त्रुटि की, जोड़ने वाला केस है। तो कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, त्रुटि को 5 और 2 7 लिख देते हैं, वह गलत हो गया मामला। तरीका क्या है देखिए त्रुटि निकालने का, कि पहले वाले का ट्रू वैल्यू अपोन में दोनों का योग है जी 10 प्लस 20 गुणा पहले वाले में त्रुटि प्लस, अरे भाई यही तो लिखा था हमने। अब दूसरा कितना है 20 बटे में कितना 30 और गुणा 2, तो ये हो गया जी 3 और ये हो गया आपका 15। तो अब बताओ सॉल्व करें कितना हो गया, 3 आ रहा है। तो भाई ये हमारा उत्तर था। कहाँ तुम 7 दे रहे थे, कहाँ ये 3 है। ये निकालने का तरीका है जोड़ने और घटाने में, और इसी को आपको फॉलो भी करना है। अब लिखो इसे, मेजरमेंट और मशीन और पावर, जहाँ 3 चीज हो गए तुम्हारा निपटा सिलेबस।
हैं? फिर तो मिक्स है, छोटे छोटे एक एक दो दो दिन के चैप्टर है जो निपटाने हैं। कंप्यूटर करेंगे यार, अभी हिंदी तो होने दो, पहले जो चीज़ चल रही है उसे समाप्त होने दो। कहने जो चल रहा है उसको समाप्त होने दो पूरा, खिचड़ी नहीं पकानी बिल्कुल। उसको समाप्त मतलब अध्यापक को भी समाप्त करना है उसे, और तुम्हें भी समाप्त करना है अच्छे से। कोई भी जो आप यूपी का, इनके उत्तराखंड के जो हिंदी भाषी राज्य हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनमें किसी भी लेवल तक के आप हिंदी का एग्ज़ाम दे सकते हो। वो तो हमने इनको और बोला हुआ, मैंने इनको इतनी बताना जितनी इनके पेपर में आ जाए। एक और है नए हिंदी वाले सर ना, हाँ, जो उसमें टॉपर्स का अड्डा पे पढ़ाते हैं, वो किसी और के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ स्पेशली हिंदी के ही है, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो नॉन टेक तो यार जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, नॉन टेक के एग्ज़ाम की, तो उसको सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ती है। लेकिन वो जो ज़्यादा पढ़ाने में एंजॉय करते हैं वो सिर्फ एप्टी, मतलब सबसे ज़्यादा इनका फेवरेट मैथ है, मतलब जो वो खुशी के साथ पढ़ाते हैं। अब वो तो ये मानो ना कि जो कंपटीशन की तैयारी में रहता है तो वो सभी पढ़ाते हैं, वो नए नए थे कंपटीशन की तैयारी में सब। अब कोई हमें कहे कि भाई तुम्हें रीजनिंग पढ़ाना है तो हम बोलेंगे भाई पढ़ा तो देंगे, लेकिन पहले 15-20 दिन देना पड़ेगा तुम्हें। तो 20-25 दिन खुद से अपना चीज़ें पुरानी याद करनी पड़ेंगी कि क्या क्या थी। अब लेटेस्ट पैटर्न, अब ये रात दिन इसी में है टेक्निकल में, तो अब उधर पता भी नहीं कि भाई आजकल क्या पैटर्न है क्या नहीं है, ना इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, अरे घटाने का भी तो सेम है, ये घटाने में यहाँ माइनस नहीं करना। हाँ, जो एग्जामिनर देगा, जैसे x1 माइनस x2 माइनस x3 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये भी माइनस 3 आ जाएगा उत्तर। जैसे नॉर्मल गणित है वैसे ही तो है। हाँ, बोलेगा नहीं, लिखेगा एक्सप्रेशन को। हाँ, तो जो भी वो बोल रहा है, मान लिया x1 में से, ऐसा नहीं बोलेगा कि तीनों घट गए, तीनों के घटने का ये होता माइनस, ये लिखेगा कि यदि x1 या x बराबर x1 माइनस x2 माइनस x3 हो तो मान निकालो और त्रुटि निकालो। तो त्रुटि निकालने का तरीका यही है इसमें। हाँ, और ये मान लिया इसका ट्रू वैल्यू 10 है, इसका ट्रू वैल्यू 5 है, तो 10 ये माइनस माइनस जुड़ गए, जो गणित होता है वही करना है। ही नहीं, अपने से कोई मतलब है भी नहीं भाई, कर लेंगे इसे, जोड़ना और घटाना सीरीज में। बच्चे लिख रहे हैं कि एक दो समझ नहीं आया, इसका मतलब इनका ध्यान कहीं और था। भाई ये मान दे रखा है x1 x2 x3 का ऊपर, पहले वाले का ट्रू वैल्यू a अपॉन में जितने तीनों के ट्रू वैल्यू इनका योग, पहले वाले में त्रुटि ये इसमें पैटर्न अपनाना है। तो जोड़ने और घटाने में यही पैटर्न अपनाना है। हमें R इक्वलेंट निकालना है, तो R1 प्लस ट्रू से ट्रू जुड़ जाता है, तो 20 और 10 30। बात आती है त्रुटि निकालने की, तो पहले का ट्रू वैल्यू 10 और इनका योग 20 और 10 30। पहले वाले में त्रुटि कितनी है 5%, प्लस बेटा दूसरे वाले में कितना है 20, योग दोनों का कितना है 30, और दूसरे में त्रुटि कितनी है 2। इसे हल किया 3% आ गया। ठीक है जी। अरे भैया एरर का फॉर्मूला यही है, घटाने वाले में भी तुम माइनस मत लगा देना यहाँ,
मैं बार बार बोल तो रहा हूँ, बाहर आपने प्लस माइनस लगा दिया। सर वही जो मतलब बाहर जो वैल्यू है एरर में सर एरर सेम रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। और अरे एरर पॉजिटिव निगेटिव से सेम आएगा क्योंकि उसके बाहर पॉजिटिव निगेटिव है। देखो अगर मैं ये कहूँ आपको कि एक नंबर है x1 बराबर में 5 प्लस माइनस 5% और x2 बराबर में चलो 10 ले लो प्लस माइनस में 7%, थोड़ा अजीब ही नंबर ले लेते हैं। आपको ये दिया गया है कि हमने एक नंबर निकाला x बराबर में x1 माइनस x2, ठीक है भाई। तो आपको इसका मान व त्रुटि ज्ञात करनी थी। तो हमने कहा जी देखो x बराबर में माइनस के 5, ये तो ट्रू वैल्यू है भाई, आप 5 में से 10 को घटाओगे। अब त्रुटि निकालना है प्लस और माइनस, त्रुटि प्लस और माइनस लगाया। पहले का ट्रू वैल्यू क्या बोलो, दोनों का ट्रू वैल्यू का सम 5 और 10, पहले वाले में त्रुटि प्लस, दूसरा कितना है 10, सम कितना है 15, दूसरे में त्रुटि 7। त्रुटि तभी तो लिखाया, जोड़ना और घटाना एक साथ तभी तो लिखाया, त्रुटि का जोड़ने घटाने में अंतर नहीं आएगा, त्रुटि वही है। अब आपने शायद कल वाली चीनी वाली बात सुनी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, ये तुम ये लिखते हो ना 10 प्लस माइनस 2% लिखते हो, इसका मतलब ये हुआ या 100 प्लस माइनस 2%, तो आप ये लिखते हो 98 से 102। तो निचले स्केल पर भी 2% प्रभाव है और हायर पर भी 2% प्रभाव था, ठीक है जी। तो जोड़ने और घटाने में त्रुटि वही है। तो इसे अपना हल कर लेंगे, कितना आ गया -5 प्लस माइनस कितना, अरे डिवाइड करके बता मुझे, तो 6 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा होगा, 6.2 लिख देंगे। लो तुम नाराज क्यों हो रहे, ये लो भाई, ये लो और बताओ, नाराज नहीं करेंगे तुम्हें। आ गया जी। तो जोड़ना हो घटाना हो त्रुटि निकालने का तरीका यही है। अब तुम लोग ये करते आए हो कि अब भी मैं बता दूं कि अब भी आप लोगों में बहुत लोग गलती करेंगे। बोल बोल यार दोस्त। तो भाई बाकी तो तुम अपनी मर्जी से जो कर लो, लेकिन जो तरीका है मैं तो वो सिखाया, अपनी मर्जी से तुम जो मर्जी कर लो भाई, मैं तो जो मेथड था जो उचित तरीका वो बताया। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, क्यों कर दें, क्यों कर दे बताओ। तो आपने किसी राइटर ने सिखाया, किसी वैज्ञानिक ने बताया, तुम्हारा बस चले तो तुम मोटर का भी जनरेटर बना दो भाई। ओम का नियम को तुम V बराबर IR तो लिखोगे या P बराबर IR लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। जो तरीका सिखाया उसको तो सीख नहीं रहे, अपना गणित लगा रहे, अपना लॉजिक की इसमें ये कर दो वो कर दो। कमाल की चीज ये है कि इसे सिखाने के बाद भी 70% लोग एग्जाम में अगर ये आया तो आज भी 7, 5, 12% पर ही टिक करके आएंगे, क्यों कुछ को तो दिमाग में इनपुट डालना भी नहीं। कुछ का तो यही चल रहा कि 5-7 दिन, तुम लोगों में भी तो यही हालत है, 4-5 दिन क्लास में आना है नहीं, फिर ना ये पता कि चैप्टर कौन सा क्लास कौन सी। ये 2-3 बच्चे यहाँ बैठते हैं, कुछ हवा ही नहीं है। एक ही 2-3 दिन आपके पास बैठा, पीछे बैठता है जो लड़का,
मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी ये हालत है। फुल टू मजा चल रहा, एंजॉयमेंट चल रहा फुल। ये सारे भागे फिरेंगे देखना। हाँ नहीं यार, यहाँ बैठते हैं 2-3 ये लड़के ये। हाँ, जिस दिन इनकी भर्ती का कोई नोटिस आया उस दिन ये पागलों की तरह घूमेंगे, तब कोई रास्ता थोड़ा ही लग रहा, तब तुम्हें ना आगा थोड़ा ही दे रहे भाई। उनका नौकरी लगी जो पहले बेचारे मेहनत से सब चीजें सीख ली जिन्होंने। चलो जी, फिर नेक्स्ट है नंबर 2 पर। देखो भाई, ये बहुत मलाई वाला सवाल है। गुणा व भाग में त्रुटि ज्ञात करना। देखो भाई, किसी इकाइयों की गुणा हो या भाग हो, गुणा व भाग हो, उनमें त्रुटि ज्ञात करना है। तो दोनों में जैसे जोड़ने घटाने में तरीका सेम है, वैसे गुणा और भाग में सेम है। जैसे x1 x2 वही है पुराने वाला। हमने बाबू कोई नंबर ले लिया x बराबर, और हम गुणा कर दे 3 की x1 x2 x3 कर दे गुणा, तीनों के आपस में गुणा कर दें। या जरूरी नहीं गुणा करें, गुणा और भाग वाला भी केस हो सकता है, x2 और x3। भाई गुणा भी आ गई, गुणा भाग भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन गुणा और सम एक साथ नहीं होना चाहिए, गुणा या घटाना एक साथ नहीं होना चाहिए। देखो ये गुणा है, ये भाग भी और गुणा दोनों केस आ गए। तो जब भी कुछ ऐसा केस बने तो त्रुटि निकालने का तरीका है सीधे सीधे त्रुटि को जोड़ दिया जाता है, प्लस माइनस एप्सिलॉन r1, ये पेपर में आता भी है एप्सिलॉन r3। लेकिन जब इकाइयों की गुणा होगी और भाग होगी, त्रुटियों को गुणा और भाग नहीं करना, जोड़ना है सीधे। जैसे उदाहरण देखो, हमें है क्या पोलर, अबे वो कोण था, वो तो कोण था, मैं त्रुटि की बात कर रहा हूं। भावुक हो जा रहे तुम्हें, लेकिन अपने दिमाग में याद रखने के लिए हिंट्स रख सकते हैं। चलो, जैसे यहां पर आपको v बराबर में 100 प्लस माइनस 20% दिया गया हो, और i बराबर में 5 प्लस माइनस 10% दिया गया हो, है भाई। आपको कहा कि पावर ज्ञात कीजिए, है जी। तो हमने कहा जी पावर बराबर भाई ट्रू वैल्यू, भाई p बराबर vi होता है ना बच्चों। आपने कहा v इंटू आई, सर गुणा वाला केस है। अब गुणा वाले केस में भाई ट्रू वैल्यू जब निकालेंगे 100 गुणा 5, तो 500 तो ये आ गया भाई, लेकिन त्रुटि का क्या किया जाए, गुणा वाले केस में त्रुटि को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। तो 20 प्लस 10 कितना आगे भाई, ये लो जी, 5 से 10 सेकंड के अंदर सवाल तैयार, ठीक है। जैसे एक सवाल और देखो भाई, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में एक व्हीटस्टोन ब्रिज मेहमान चित्र में दिए हैं, तो r का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो भैया, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया, मतलब एग्जामिनर कितना चलेगा भाई, ये r का मान हमें बताना है।
ये s का मान 5 ± 2% है, ये p का मान 10 ± 4% है, और q का मान यहाँ पर दे दिया हमें 25 ± 1%। ये था, हमने कहा जी r का मान बताओ, और r का मान भाई बाकी चीज त्रुटि में है तो त्रुटि में है। भाई देखो R बराबर में अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है P इंटू एस बटे Q। अरे ये तो हुआ, तो ये कौन सा केस है, गुणा या भाग वाला है? अच्छा, अगर मैं ट्रू वैल्यू निकालूं, P का ट्रू वैल्यू 10 है, S का 5 है, इसका 25 हुआ, तो 2 ओम तो ट्रू वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, अब जोड़ने घटाने वाले की बात कर रहे हैं, P, S और Q मल्टीप्लाई है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एरर को जोड़ देंगे। तो प्रतिशत एरर P में कितनी है, 4, S में कितनी है, 4 2 6 और 1 7%। तो प्रतिशत जो R का मान आया वो 2 ± 7%, यही तो आएगा। अरे इसमें एरर कितनी यार, इसमें डायरेक्टली जोड़ देना है, कर लोगे? बुक्स की बता दीजिए। अच्छा चलो, वैसे तो मैं सोच रहा था कि तब से इग्नोर करूं, लेकिन ये बताओ मेरा टॉपिक क्लास 2 का क्या ये है कि मैं आज बुक्स के बारे में बताऊंगा, मैं टाइम टेबल बताऊंगा, मेरा टॉपिक ये है? मेरा टॉपिक है एरर एनालिसिस, तो मैं एरर एनालिसिस पढ़ाने आया ना भाई। इन सब चीज़ों के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करो और पूछो उनसे जिनकी जो ड्यूटी है। अब तुमने तो हमें बिल्कुल अपना नौकर समझा हुआ भाई। तब से लगातार एक ही मैसेज, एक भी आज तक सवाल का उत्तर तुमने दिया नहीं है। अरे बुक्स तो चाहे तुम 200 किताब खरीद लो, जब तक पढ़ोगे ना, सुनने हैं मामला। किताबें खरीदने से अगर नौकरी मिला करती तो बढ़िया। टॉपिक चल रहा है, नया टॉपिक है, पढ़ लो। बुक्स लगातार मैसेज है कि बुक्स का बता दो, बुक्स का बता दो, बुक्स का बता दो। डेली का इतना पढ़ ले रहे हो भाई, पुराना इतना ऑलरेडी पढ़ा हुआ, डेली का अगर रिवाइज करने लगे तो 10 घंटे लग जाए। चले फिर आगे। अब देखो भाई, जोड़ने घटाने में कर लोगे, गलती तो नहीं होगी, ये ऐसे को जुगाड़बाजी अब भी जोड़ के आओगे जोड़ने में, तरीका ये अपनाना है। दूसरा है गुणा व भाग वाले केस में। अब तीसरा जो है, तीसरा है एरर्स इन पावर। देखो कैसे, अगर भाई बच्चों कहीं पावर दी गई हो किसी इकाइयों की, जैसे x बराबर x1 की पावर m दे दी, x2 की पावर n दे दी, x3 की पावर p दे दी।
दे दिया भाई। इस बार पावर दे दी हो तो देखो त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस माइनस x1 की पावर कितनी दी है, m है, इसकी पावर को m को यहां लिखो। ये बताओ x1 में त्रुटि कितनी थी। अरे तुम्हें लिखा तो रखा पहले पे, शुरुआत तो वहीं से एप्सिलॉन r1 थी। अरे पहला शुरुआत यहीं से हुआ था जब 3 इक्वेशन ये लिखा रखी। फिर लगाओगे प्लस, मतलब त्रुटि को सीधे नहीं करना, सीधे नहीं जोड़ना, पावर का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। ये बताओ x2 की पावर कितनी, अब n से एप्सिलॉन r2 प्लस x3 की पावर p को कितने से करें, तो ये हमें पावर निकालने का तरीका मिलेगा पावर के केस में। अब जैसे न्यूमेरिकल देखो कितना मस्त है, हमें ये कहा गया है ये I है और ये R है, R बराबर 5 प्लस 2% है बाबू, और यहां जो I का मान दिया है, I का मान हमें दे दिया चलो 5 प्लस माइनस में 3%, I भी दे दिया और R भी दे दिया। हमें कहा गया है शक्ति ज्ञात कीजिए, शक्ति ठीक है भाई। तो हमें ये पता है कि P बराबर में I स्क्वायर R हो गया भाई। चलो जी, तो मान जो निकलेगा I का मान कितना हो गया, 5 पंजे 25 गुणा 5, तो ये तो 125 ट्रू वैल्यू आ गया। अब इसमें त्रुटि भी देखते हैं, देखो प्लस और माइनस, त्रुटि लिखने का तरीका समझिएगा। ये बताओ I की पावर कितनी है, 2, I में त्रुटि कितनी है, 3, वेरी गुड, प्लस R की पावर कितनी है, 1, R में पावर कितनी, वो त्रुटि 2, तो प्लस माइनस में 8%। ठीक है जी। तो जब आप पावर को लिखोगे तो P बराबर में 125 प्लस माइनस में 8%, ये तरीका है। तीनों केस में से किसी ना किसी एक केस पर एक न्यूमेरिकल फंस सकता है, लिखो और पढ़ो। हो गया भाई बच्चों, ये लिख लिया। ठीक है भाई।
तरीका है, पावर को नीचे लिखिए, पावर m है, m में m को नीचे लिखिए, x1 में त्रुटि कितनी थी, एप्सिलॉन r1, शुरू के पेज पे ये लिखाए थे ना आपको ये वाले। फिर दूसरे की पावर n है तो n को नीचे उतार के रखिए, p है तो ये, यहाँ ये 2 है तो 2 को नीचे उतारा, और i में कितनी त्रुटि है, 3, भाई r की पावर कितनी होती है यहाँ 1, इसमें कितनी है 2। हो गया जी। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो जरा, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखनी है हमें कुछ। जैसे हमें लिखनी है सटीकता यानी एक्यूरेसी। ठीक है जी, भाई एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेट वैल्यू, तो हम ये कहते हैं, बिल्कुल सही बात, कि ट्रू वैल्यू के पास वाली वैल्यू, भाई देखो त्रुटि आने की संभावना तो हर जगह है। हमने कल 100 ग्राम चीनी का उदाहरण लिया था, तो 100 ग्राम चीनी के उदाहरण में हमने ये कहा था कि भाई अगर 99 ग्राम मिले तो तब भी त्रुटि, और 101 ग्राम मिले तब भी त्रुटि। हमने, लेकिन एक बार हमें 99 ग्राम मिली, एक बार 98 ग्राम मिली, एक बार 97 ग्राम, एक बार 96 ग्राम, तो हम सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू क्या कहेंगे? 99, भाई सबसे ज़्यादा एक्यूरेट। तो हम लोग कहते हैं कि ट्रू वैल्यू के पास वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है, तथा इसी की विशेषता को हम एक्यूरेसी कहते हैं। क्या? अरे दिल थाम के बैठो। परिशुद्धता जो होती है उसे बोलते हैं प्रिसाइज होना है। हाँ, सटीकता, यथार्थता, जो मर्जी लिखो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको भी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया है, समझ में भी आ जाएगा। जैसे प्रिसाइज को परिशुद्धता, प्रिसीशन, परिशुद्धता ही तो बोलते हैं इसको। तो प्रिसाइज होना, एक तरह से प्रिसाइज होना एक तरह से इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा जताना, ये होता है। तो अभी लिखेंगे इसको। तो हम लोग कहते हैं कि ट्रू या सत्य मान के पास वाली वैल्यू, ट्रू मान के पास वाला मान सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तथा इसी विशेषता को एक्यूरेसी कहते हैं। प्रीति, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप 2 पर लग जाओ। जेवेनल 2 पर, मेंस पर। ट्रू मान के पास वाला मान सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तथा इसी विशेषता को एक्यूरेसी कंसिडर किया गया है। जो आप बोल रहे हो इसे कहते हैं प्रिसिशन
लो इसे, या 1 मिनट रुको, 2-3 को एक साथ ही लिख लेना। जब कोई यंत्र बार बार नापने पर एक ही इकाई के आसपास मान देता हो, इसका एक्यूरेट से मतलब नहीं है। अभी सुनिएगा, जब कोई यंत्र मतलब प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होने का ये तात्पर्य नहीं है कि ये एक्यूरेट भी है। जब कोई यंत्र किसी इकाई को नापता है तथा बार बार नापने पर भी एक दूसरे के आसपास में मान देता है, जैसे पहले नापा 17 दिया, 17.2 दिया, 16.8 दे दिया, तो उसको हम प्रिसाइज यंत्र के नाम से जानते हैं। आसपास में होने चाहिए, उससे मतलब नहीं, कहीं भी हो। मतलब ट्रू वैल्यू 50 है, उसने ट्रू वैल्यू 50 के पास में नहीं नापा, मतलब एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसने 90 नापा। लेकिन 90 एक बार नापा, एक बार 88 नापा, एक बार 91 दे दिया, एक बार 92 दे दिया, तो वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मतलब बार बार एक ही मान के पास में मान को देना, वो प्रिसाइज इक्विपमेंट की विशेषता होती है। तो हम लोग ये लिखते हैं कि जब कोई यंत्र बार बार किसी इकाई को नापने पर एक दूसरे के आस पास ही मान देता है, तो यह प्रिसाइज यंत्र कहलाता है तथा इसी विशेषता को परिशुद्धता या प्रिसिशन कहते हैं। देखो, इसे समझते हैं यार। भाई हमने ये कहा कि ट्रू वैल्यू की रेंज ये है जी, मतलब एक गोला खींच दिया, भाई एक्यूरेट वैल्यू इसी के अंदर कहीं आना चाहिए। देखो, अगर 100 है तो कोई भी यंत्र 100 पढ़ेगा नहीं, 100 के आसपास में पढ़ सकता है। और हमने ये कुछ अलग अलग रेंज को प्रदर्शित करते हुए मतलब ये ट्रू वैल्यू वाला गोला ये है और ये इससे दूर वाली वैल्यू है। हमने एक बार मान नापा तो इसने इस ट्रू वैल्यू से बहुत दूर दिया है भाई। फिर दूसरी बार नापा बेचारे ने, फिर यहीं दे दिया। फिर तीसरी बार नापा बेचारे ने, फिर यहीं दिया। तो ये यंत्र एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। तो हम इसे लिखते हैं प्रिसाइज यंत्र है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है भाई। फिर हमने एक बार नापा तो इसने बेचारे ने एक बार वैल्यू यहां दे दी, एक वैल्यू ट्रू में भी आ गई। दूसरी बार नापा तो यहां दी, तीसरी बार नापा तो यहां दी, दूर दूर दिए ना मान, लेकिन एक बार ट्रू की रेंज में भी दे दिया। तो हम ये कहेंगे कि एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज नहीं है। मतलब एक दूसरे के मान पास पास देना, वही प्रिसाइज है।
फिर इसने जब हम तीसरे में नापा, इसने बेचारे ने यही दिए, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ये दोनों है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी माना गया है, तीसरे वाले को माना गया है। हो गया भाई? हो गया भाई बच्चों? चलो यार नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता, पहले भी लिखा था ना हमने ये। तो यहां तक हमने देखिए पहले लिख लिया था कि आउटपुट बटे इनपुट, यहां तक तो पहले ही हो गया था ये। अरे एक दिन पहले भी तो लिखाया था, आपको कहीं पे आया था। इससे आगे लिखेंगे बेटा, अब ये जरूरी है इसमें, डिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर में 1 बटे सेंसिटिविटी, ये सूत्र लिख लो, ये ज्यादा जरूरी है। देखो एक और होता है भाई, डेड टाइम। हाँ हाँ ऊपर वाले में ये अलग है डेड जोन। भाई आपने कहा कि जब कोई इनपुट देने पर आउटपुट प्राप्त ना हो तो इसे डेड जोन कहते हैं। जैसे आपको समझना ये है, डायोड भी तो सीखते हैं यार हम, डायोड भी तो पढ़ते हैं। तो डायोड में आपने एक विशेषता देखी होगी कि सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है जी। तो इससे पहले तुम कुछ इनपुट दे भी रहे हो तो आउटपुट में कोई परिवर्तन थोड़ा ही है, ये तो ऑफ ही रहेगा ना। तो ये हमारा हो गया जी। एक और लिख लो छोटा सा, रेजुलेशन।
हम डेली बोलते बोलते थक गए। यूट्यूब पर भी एक वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे एग्ज़ाम को पास करें। बच्चे अब भी लिख रहे हैं कि याद रखने का ट्रिक। क्यों भाई राकेश जी, क्या बताया याद रखने का ट्रिक? प्रतिदिन रिवीजन, बिल्कुल हैं। हाँ, तो तुम फॉलो कर रहे होंगे, जो करेगा फॉलो उसको याद है। देखिए इस दोस्त ने लिखा हुआ है ये पांचों, और ज़रूरी है करना यार। रेजोल्यूशन हम लिखते हैं, इनपुट में वह न्यूनतम चेंज या न्यूनतम बदलाव जो आउटपुट पर देखा जा सके वह रेजोल्यूशन कहलाता है। प्रीति बेटा, लेकिन रियली में आपने जो लिखा ये बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ है, क्योंकि आजकल बच्चे सब चीज़ें होने के बाद नहीं कुछ कर पाते। आपने हाउसवाइफ होते हुए ये एग्ज़ाम का प्री पास करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मेन के लिए लग जाओ, यहाँ से पीछे नहीं आना है, क्योंकि शादी के बाद में दूसरे फैमिली को लेकर चलना और पढ़ना ये बड़ा चैलेंजिंग है भाई। लड़कों को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। लड़का तो अगर घर में पढ़ भी रहा, बैठ जाए कि पानी ला दो जरा मुझे, तो ये भी मिल जाएगा। अब लड़कियों को बहुत चैलेंज है, वो भी शादी के बाद में। हाँ, रियली में दिक्कत होता है शादी के बाद, वो भी खास करना। गर्ल्स को तो खैर इससे पहले होती तो है, लेकिन कम होती है। माता पिता फिर भी किसी हद तक समझते हैं, जिम्मेदारी हो जाती है भाई। सास का भी ध्यान रखना, ससुर का भी रखना, रिश्तेदार आएंगे उनके साथ बात भी करनी है, उन्हें अच्छा सा व्यंजन बना के भी खिलाना है, खाना बढ़िया बढ़िया। हाँ, बहुत चैलेंजिंग है रियली में। बच्चों को देखना भी है कि वो लिख भी रही है ना मैडम कि 8 साल का मेरा बेबी है, शायद ऐसा कुछ लिखा है। तो ये लगा लो कि घर का सब काम धाम देखना और बच्चे को देखना। मैं तो देखता हूँ ना अपने वाले बच्चों की हालत क्या है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और बच्चों की भाई किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हल्का बुखार हो जाए, तो उसमें समय देना तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन। ये कितना आप लोगों को क्या काम है यार, पढ़ना ही तो है। मैं ये बता रहा हूँ, हाउस वाइफ के लिए इतना टफ है कि जो लोग नौकरी करते हैं ना, उनसे डबल टफ है। नौकरी करने वाला 8-10 घंटे बाद आके कुछ तो टाइम दे सकता है। चलो भाई, तो ये था हमारा एरर एनालिसिस का चैप्टर। हाँ, तो ये मिसलेनियस अलग से लिखाऊंगा। मैंने जेई वालों के लिए भी पीपीटी बना रहा हूँ, आप लोगों को भी वही दूंगा मैं। हाँ, जिसमें जो स्केल है, स्पान होता है, जैसे ये होता है ना, मैं बता दूँ आपको ये। हाँ, जैसे ये वैल्यू हमने ये मार्क किया हुआ है 1 2 3 5 6 7 तक है ये, और यहाँ 8 है। मान ले ये है, तो ये इस स्केल का यहाँ से लेकर ये यहाँ, ये स्पैन है। फिर जैसे आपको ये कहें कि पॉइंटर है, पॉइंटर आपने ये रखा हुआ है, और पॉइंटर आपको कहें कि 4 पर है, इसके लिए स्पान ज्ञात कीजिए। तो ये पहले ही आपको लिखेगा कि एक रीडिंग 4 है, दूसरी रीडिंग -4 है, तो स्पान ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे 8 है। मतलब स्पान निकालने के लिए 4 -4, तो ये 8 है। तो ये जितनी भी मिसलेनियस चीज़ें हैं, ये एक पीपीटी मैं आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे जेई वालों को भी करवानी है। तो वही सेम चीज़ें आपके लिए भी डिक्टेट कर देंगे। अभी जैसे एक
आप लोगों को मैंने लिखाया नहीं, लेकिन एक टॉपिक है जेई वाले बच्चों के पास में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वो आप लोगों के पास में जनरली इतना ज़रूरी नहीं है, तो जब वो करवाऊंगा उन लोगों को तो आपको भी इसमें, क्योंकि वो टॉपिक उतना ज़रूरी होना हो, लेकिन कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है उसमें, जो बेसिक यूनिट है, डायमेंशन लिखना, विमाएँ लिखना, तो वो आप लोग पढ़ जरूर लेना। वो आपके फिजिक्स पार्ट को भी कवर करेगा और मेजरमेंट को भी पूरा करेगा, तो वहाँ पर ये कवर हो जाएंगी चीज़ें। स्पॉन में सर वही माइनस वाला हो जाता है, स्केल में तो जीरो से वहाँ तक लास्ट पीरियड तक ध्यान से रहेगा, स्केल में ये हो जाता है। फिर ये इसमें भी आएंगे हमारे मेजरमेंट में, और भी टॉपिक है जहाँ कहीं ना कहीं टकराएंगे ज़रूर हमें। चलो जी, यहाँ से शुरुआत की थी हमने, तो मेजरमेंट ऑफ RLC, ये डायमेंशन निकालना सिखाया, लेकिन यहाँ सिर्फ डायमेंशन हमारी 3 ही है जो ज़रूरी थी। RL और C के लिए हमने ये प्रयास किया है निकालने को। हम परमेबिलिटी के लिए, फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिज्म, बहुत सब के लिए निकाल सकते हैं। ये प्रतिरोध का नापना है, बायोफाइलर, आरिएटन, पेरी बाइंडिंग, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम करना, रिवर्सिबल स्विच। ये टेबल आपके लिए जो बना रखा है ना, सबसे कीमती ये है अभी तक। फिर अलग अलग विधियों को हमने देखा कि वोल्टमीटर एमीटर विधि में एमीटर लग जाए तो हायर स्केल पर है। ये सब चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा डेरिवेशन हमने कर लिया, कुछ सेंसिटिविटी और ये फॉर्मूला हमने देखा। ओम मीटर श्रेणी और समांतर वाला हमने पढ़ा, ये स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ा। पोटेंशियोमीटर, केल्विन डबल ब्रिज, उसके बाद लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ये फॉर्मूला पढ़ लोगे तो अच्छा है, नहीं भी करोगे तो तब भी चल जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ चार्ज मेथड, हाँ याद हो जाए, बढ़िया बात है। ये यहाँ पर ब्रिज को हल करने का तरीका है। इनके कुछ मैंने शॉर्टकट भी सिखाए तुम्हें लिखने के, ये जैसे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस है या डिसिपेशन, ये फॉर्मूला बताया आप लोगों को शेयरिंग में लिखने का। ये वेन ब्रिज है, ये हम एरर एनालिसिस की यहाँ बात कर रहे थे ये, ठीक है। अभी तक ये 2 चैप्टर है हमारे, और तीसरा हमारा एनर्जी मीटर, वॉट मीटर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक बच रहा है CRO। CRO तो मानो कि एक दिन CRO में देंगे, कल ही दे देंगे वो दिन, क्योंकि CRO में आजकल सवाल अच्छे आने लगे, खासकर अब लिजासोस पैटर्न से ये डायग्राम देकर पूछने लगा है। तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही फिर आप लोगों के घर पर, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ये ऐसे मौज मस्ती चल रही है? हाँ भाई, पढ़ रहे हो? जितना अभी तक करवाया वो सब पढ़ लिया? नॉन टेक भी पढ़ रहे हो? कब है पैट का पेपर? अच्छा, तो सितंबर में है। तो पैट से कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो? UK SSS वाले सब पैट से है ना, UP SSS वाले, ग्रुप C वाले, तो सभी लोग दे रहे होंगे पैट तो? क्यों? UP SSS तो करवाता है पुलिस के भी शायद, वो अलग है, तो उसमें पैट नहीं चाहिए? बढ़िया। हाँ 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 हाँ, UP SSS से तो हाँ जरूरी है, फिर तो पढ़ना भी है नॉन टेक को। आप लोग अपना मेंस पे लगो, जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई उनको भी रिवाइज करो, क्योंकि मेंस में टेक्निकल भी बहुत 100 है, तो जस्ट डबल है प्री से, तो भी ज़रूरी है। थोड़ा राजस्थान को अपना पढ़ना शुरू करो, देखो दोबारा से वीडियोज़ को इसमें। हैं? हाँ, राजस्थान वाला, हाँ। अब पढ़ना यार, मैं कह रहा हूँ ना, कम पढ़ना गलत है, ज़्यादा पढ़ना कोई गलत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी तो पूरा एक समुद्र और वो बना दिया इन्होंने ना। पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना गलत नहीं है। राजस्थान GS अगर आप लोगों का कमज़ोर पार्ट है, किताब मंगानी है वो मंगाओ, पढ़ो, और ये भी मान के चलो कि 35 में से 35 ला भी नहीं सकते,
तो तुम्हें तो ये करना है कि 35 में से 15-20 भी सही निकल गए, मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। 15-20 अगर कर जाओ टेक्निकल, ऐसा करो ना, टेक्निकल का 100 आए तो ये कोशिश होनी चाहिए कि 90+ टेक्निकल है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें पीछे हटा दे। और मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा कि ये प्री था, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, याद रखना कि मेन का भी लेवल यही है, मेंस का भी यही है लेवल। लेवल अलग नहीं है कि भाई जैसे ये IAS का प्री था मेंस में टफ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। पहले कंपटीशन ज़्यादा में था, अब कम में कर दिया, कम में से भी जितने लोगों की वैकेंसी है जो उस रेंज में आएंगे वो नौकरी ले लेंगे। तो पेपर टफ नहीं है, पेपर का वही सिलेबस है, वही चीज़ें करनी है। हाँ हाँ 5 या 10 ये है ना, ये पुराने वाला ही तो है, जस्ट डबल है मेंस का। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा भाई। छोटी छोटी चीज़ों में प्रयास कर सकते हो, जैसे इसमें 5 या 7 नंबर का जनरल साइंस है, 5 का, मतलब प्री में था, मेंस में जस्ट शायद डबल है, देखना पड़ेगा मुझे। तो उसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, जैसे ये रेजिस्टेंस वगैरह ना, वो भी जनरल साइंस का एक भाग है। और उस 5 में से 3 सवाल फिजिक्स के हैं, न्यूटन्स के लॉ, गति के समीकरण, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो 2 या 3 नंबर वहाँ लाने का प्रयास करिए। जो राजस्थान GS कमज़ोर है उसे कहीं और कंपनसेट करिए। अगर क्वांट पूछ रहा है तो उसे स्कोरिंग करिए। अगर 5 आते हैं तो यहाँ 3 नंबर लाने का प्रयास करिए। मतलब उसको स्किप करके मत जाओ, छोड़ के मत जाओ कि तो 5 नंबर का मैं तो नहीं पढ़ता, 5 में से 5 आ गए तो बहुत बढ़िया, फिर ये मानो 4 भी ले आए तब भी बढ़िया। हाँ नहीं, मैथ आसान था लेकिन फिर भी तो आपको ये नहीं समझना कि मुझे ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। और हो सकता है इसका जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाए, बहुत जल्दी करेंगे जरा। सरकारों पर भी तो ये है ना कि जो चल रहा रिक्रूटमेंट उसे जल्दी निपटाओ। गिनती भी तो करवानी, हमने इतने रोजगार दिए हैं। ये है। चलो फिर कल मिलेंगे। UP PCL में पैट क्यों लेगा?